आशीष तकरीबन 10 साल के बाद अपने गांव आया था। स्टेशन पर उसके मामा रमेश जी उसे लेने आए थे। गांव की कच्ची सड़क से होते हुए आशीष अपने मामा के साथ घर पहुंचा। रात हो चुकी थी। नहा धो के आशीष ने खाना खाया। खाना खाते वक्त मामा ने आशीष को गांव की कुछ मशहूर कहानियां सुनाई, जिसमें से कई किस्से बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले थे। मामा की कहानी ने आशीष का ध्यान अपनी ओर खींचा ही नहीं, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आशीष को लगा कि उसे खुद वहां जाके देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। मामा जी के घर से कुछ ही दूरी पर नदी के उस पार एक पुरानी हवेली थी, जो तकरीबन 30 सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का डेरा था। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है वहां। मामा जी जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उस रात आशीष के दिमाग में सारी बातें घूमती रही, क्योंकि भूत प्रेतों पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। जब सब लोग रात में सो गए, उसी वक्त आशीष रात के 1 बजे का अलार्म लगा के सो गया, ताकि अलार्म बजते ही वो उठ जाए और इस भूतिया हवेली के बारे में पता कर पाए। उसे जानना था कि आखिरकार हवेली का सच क्या है, इसे लोग भूतिया क्यों कहते हैं। प्लान के मुताबिक वो ठीक 1 बजे उठ जाता है और उसके बाद चुपचाप रात के अंधेरे में छिपता छिपाता हुआ नदी के पास पहुंचा, तो हल्की हल्की नदी की बहती हुई आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। उल्लू और भेड़ियों की आवाज़ें पूरे माहौल को डरावना बना रही थी, जिसके कारण आशीष को डर महसूस होने लगा था। आशीष नदी के पास खड़ा होकर सोच ही रहा था कि उस पार कैसे जाया जाए। तभी एक आवाज़ ने उसके सवाल का जवाब दिया। आशीष ने देखा, अंधेरे में एक नाव वाला उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, क्या हुआ भाई जी, नदी पार जाना है क्या? हम आपको पार ले जा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर आशीष ने बोला, हाँ जाना तो है। आधी रात नींद से उठकर कंचे खेलने तो नहीं आए हैं। मुझे नदी के पार भूतिया हवेली में जाना है। नाव वाले ने आशीष को मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया और नाव चल पड़ी मंजिल की तरफ। पूरी नदी में सन्नाटा छाया हुआ था। ढेर सारी डरावनी आवाज़ों के साथ नाव के पतवारों की आवाज़ें भी गूंज रही थी। कुछ आगे नाव पहुंची तो आशीष ने पानी में हाथ डाला और लहरों में हाथ चलाया ही था जब नाव वाले ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसे डरावने माहौल में फिल्म ना बनिए। ये भूतों का इलाका है, कहीं कोई पानी में हाथ ना पकड़कर खींच ले। आशीष को हंसी आ गई और बोला, अरे हाथ पकड़कर अंदर पानी में खींच लेगा क्या नाव वाले भैया, कुछ भी। तुम गांव वाले ना किसी भी बकवास को सच मान लेते हो। सच में गजब हो। लेकिन ज्यादा देर तक आशीष की हंसी टिक नहीं सकी। सचमुच में किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पानी के अंदर तालाब वो डूबने लगा। बचाओ बचाओ, नाव वाले भैया, नाव वाले भैया। पसीने से तरबतर आशीष अपनी नींद से जागा तो देखा घड़ी 12:55 का वक्त दिखा रही थी। आशीष ने अलार्म ऑफ किया और उठ के हाथ मुंह धोकर चुपके से कमरे के बाहर निकला और उस नदी की तरफ जाना शुरू करता है। तकरीबन 5 मिनट चलकर वो वहां पहुंच भी गया। ठीक वैसे ही माहौल जैसा थोड़ी देर पहले उसने अपने सपने में देखा था। और एक और आवाज़ आई। आशीष ने देखा तो उसकी आंखें पत्थर सी हो गई, क्योंकि उसके सामने वही नाव वाला खड़ा था जो उसे अभी अभी सपने में दिखा था। और उसे नाव वाले ने कहा, क्या हुआ भाई जी, नदी पार जाना है? आओ, हम आपको उस पार ले जा सकते हैं। आशीष ने खुद को समझाया और धोखे में रखा कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक है, बकवास है, और नाव वाले को जाने से मना करके नदी के किनारे किनारे चलने लगा। आशीष के बढ़ते हुए कदमों के साथ उसे पतवार की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने पर
आशीष को लकड़ी का एक कच्चा सा पुल दिखाई दिया। आशीष रुका तो अचानक पतवार की आवाज भी रुक गई। नदी पार करने के लिए गांव वाले इसी रास्ते से जाते होंगे उस पार। आशीष पुलिया पार करने को आगे बढ़ा तो पतवार की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो पुल के बीचों बीच थम जाता है। वहां से आती हुई पतवार की आवाज को देखने के लिए आशीष थोड़ा सा झुका ही था, तब देखे हुए सपने का एक और हिस्सा सच हो गया। वह मंजर उसके सामने था और आशीष को पीछे से किसी ने ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा पुल से नीचे गिर गया और डूबने लगा। बचाओ! कोशिश ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि वही नाव वाला फिर से वहां पहुंचा। आशीष को बचाकर पानी से बाहर निकाला। आप ठीक हो साहब? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब, हमारा तो यही रोज का काम है। नाव वाला उसे नदी पार कराकर हवेली के पास उस पार ले जाता है। आशीष उन्हीं गीले कपड़ों में हवेली की ओर चल पड़ा, अपने सारे सवालों का जवाब खोजने। पता नहीं क्या सनक उसके सर पर सवार थी। मरते मरते बचने के बाद भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कुछ देर बाद चलते चलते थोड़ी ही दूर पर अंधेरे में डरावने जंगल के बीच महल जैसी वो हवेली दिखाई देती है। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल और खेत ही थे। आशीष ने उस हवेली के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। एक टूटी फूटी खिड़की उसे दिखाई दी। वो उस टूटी खिड़की से किसी तरह अंदर घुस गया। बाहर तो फिर भी हल्की सी रोशनी थी, लेकिन यहाँ इस हवेली के अंदर एकदम से गुप्त अंधेरा था। कुछ देर आशीष चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा रहा। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि अंधेरे को चीरते हुए एक दरवाजे के कोने से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अंधेरे में रोशनी ढूंढने में कितना वक्त लगता है। आशीष तुरंत उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां से रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक कमरे के अंदर लाइट चल रही थी। आशीष ने उसी छेद से अंदर की ओर झांका। वो कमरा रोशनी से एकदम जगमगा रहा था और इससे पहले आशीष कुछ और देख पाता, एक हाथ ने आकर उस छेद को बंद कर दिया जहां से रोशनी आ रही थी। आशीष तुरंत समझ गया कि इस कमरे में जो भी है उसी की वजह से ऐसी अफवाहें फैली हुई है। दरवाजा बहुत ही बुरी हालत में था। दीमकों ने कुतर कुतर के उसे बिल्कुल बेकार किया हुआ था। आशीष ने ताकत लगाकर एक लात मारी। दरवाजा टूटकर बिखर गया। उसने देखा कि टेबल के साथ रखी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था और एक अजीब सी आवाज कर रहा था। आशीष का दिल तो पूरी जान लगाकर भागने का बोल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह जम चुका था। वो सोच नहीं पा रहा था। चाहता तो था कि वहां से भाग जाए, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आशीष वहीं जमे हुए देख रहा था कि वो आदमी कुर्सी से उठा और एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ आशीष की ओर आने लगा। उसकी वो अजीब सी आवाज और बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने धीमे धीमे 2 ही कदम बढ़ाए थे। आशीष होश में आया और पलट के भागने की कोशिश करता है। किसी तरह से कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी अंधेरे में लकड़ी के फर्नीचर से टकरा के मुंह के बल जोर से गिरा। बहुत तेज चोट लगी थी आशीष को। उठकर भागना तो दूर, हिलना भी मुश्किल था। सर पर बहुत ज्यादा जोर की चोट लगी थी, पर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अंधेरे में नजर गई एक कोने में, जहाँ कुछ फर्नीचर रखे हुए थे, जिसके पीछे छुपकर आशीष आराम से बैठ सकता था। खुद को घसीटते हुए आशीष उन फर्नीचर के पीछे गया और वहाँ छिप के सांस धीमी करके बैठ गया और उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि वो आदमी इस तरफ ना आए। लेकिन अंधेरे में आशीष साफ साफ देख पा रहा था कि वो आदमी धीमे धीमे आशीष की ही तरफ आ रहा था। आशीष एक बार फिर वहीं जम गया। आशीष चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। अब वो आदमी करीब आता जा रहा था और आशीष के देखते ही देखते उसने आशीष का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंखें डाल के वो जिस कदर उसे देख रहा था, आशीष की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बेहोश हो चुका था। जब आशीष की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। उस अंधेरी हवेली को आशीष ने दिन में देखा तो अब उसने हर एक कोने में
धूल की मोटी परत देखी। लकड़ी के हर टुकड़े पे दीमकों ने कुतर के बुरबुरा कर रखा था। अजीब बात यह थी कि आशीष जिस तरफ से अंदर आया था उस तरफ अब एक भी खिड़की दरवाजा नहीं था। आशीष ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और भागने पर ध्यान दिया। चारों तरफ बस भागता रहा कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। आशीष एक दरवाजे के पास जब पहुंचा तो उसे तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक एक कबूतर आकर उसके सामने गिरा। कबूतर बुरी तरह से तड़प रहा था, जैसे बस अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। पर फड़फड़ाता हुआ वो कबूतर आखिरकार अपनी जिंदगी से आजाद हो ही गया और आशीष उसे देखता हुआ बस मामा जी की कही एक बात को याद करने लगा। उस भूतिया हवेली में जिसकी भी मौत आती है उसके ठीक पहले एक कबूतर जरूर मरता है। आशीष मामा जी की ये बात सोच सोच के पसीना पसीना हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखने लगी थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन इरादे के पक्के आशीष ने खुद को संभाला। बस उस जर्जर हो चुके दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक डरावनी आवाज एक बार फिर से आने लगी और आशीष की आंखों के सामने एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा। वो फिर बेहोश हो गया। इस बार जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी कमरे में ठीक उसी टेबल पर बंधा हुआ पाया। चेयर पर बेबस बंधे हुए हाथ। आशीष ने देखा कि वही आदमी उसके सामने खड़ा था। आशीष ने देखा कि वो कोई और नहीं, उसके मामा जी थे। आशीष के मामा जी उन लोगों में से एक थे जो समाज के हाथों बुरी तरह से शिकार हुए थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि उनकी जो सोच थी वो देश के किसी भी शहर में नहीं मानी जाती। तो उस छोटे से गांव में भला कौन समझ पाता। मामा जी एक समलैंगिक किन्नर थे। वो अपने जीवन में एक शिक्षक बनकर गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा करना चाहते थे। बहुत ही कोशिश की थी उन्होंने कि गांव के बच्चों का भला हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग भेदभाव के कारण उनसे दूरियां बनाकर रहते थे और ऊपर से गांव वालों ने जब उन्हें एक लड़के के साथ देख लिया तो लड़के के साथ भाग के वो इसी हवेली में छुपने आए और यहीं से उन्हें घसीटते हुए जानवरों की तरह गांव वालों ने इतना मारा कि उन्होंने तुरंत ही वहीं तक तोड़ दिया था। उनकी लाश वहीं सड़ती रही और चील कौवे भेड़ियों ने उनका क्रियाक्रम भी करने के लायक नहीं छोड़ा। दबे हाल में आशीष को एक आवाज कानों में सुनाई दी। आय हाय, दुनिया वालों ने तो क्या घर वालों ने भी नहीं समझा मुझे कभी। मेरे बारे में पता चलने के बाद तेरी माँ ने भी तुझे मुझसे दूर रखा, मुझे सबने धुतकारा, तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने मुझे नहीं समझा तो मैं भी किसी को नहीं समझता। गांव में वो हवेली अब भी बंद पड़ी हुई है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि वहाँ अब एक नहीं 2 आत्माएं भटकती रहती है। कुछ समझे?